नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि ठीक होंगे, बेहतर होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 या 8वां चैप्टर है, जिसका नाम है मानव पर्यावरण व अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश है। इसका हम पार्ट 1 पहले पढ़ चुके हैं, पार्ट 2 आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पिछले पार्ट में हमने बताया था अमेजन बेसिन के बारे में। किसके बारे में बताया था? अमेजन बेसिन के बारे में। तो उसके बारे में हमने पूरा डिटेल से बताया था कि किस तरीके से अमेजन की नदी है, वहाँ का किस तरीके का क्लाइमेट है, वहाँ पे कौन कौन से जानवर हैं, वहाँ पर किस तरीके की फसल होती है, इन सब के बारे में बताया था। हमने बताया था कि अमेजन नदी है वो पेरू से निकलती है। पेरू एक देश का नाम है, फिर अंध महासागर में जाके गिर जाती है। कौन कौन से उसमें जानवर होते हैं या फिर क्या क्या चीज़ होती है, इन सब के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था और अभी भी हम डिटेल से ही पढ़ेंगे, चाहे वीडियो 20 मिनट का हो जाए। हम इस चीज़ की परवाह नहीं करेंगे कि वीडियो 10 मिनट का हो रहा है कि 20 मिनट का हो रहा है। हमें पढ़ना है, बिल्कुल डिटेल में ही पढ़ेंगे। ये बात तो मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, तो टाइम बर्बाद ना करते हुए सीधा हम टॉपिक पे आते हैं। हमारा आज का टॉपिक है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। कि गंगा ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है उसमें हमारा किस तरीके का जीवन है, कैसी चीज़ें हैं, उनके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। जो गंगा है वो नदी है, उसकी सहायक नदियाँ है, और ब्रह्मपुत्र है और उसकी सहायक नदियाँ हैं। ये सब मिलकर, ये दोनों मिलकर ही भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन का निर्माण करती है। देखो कैसे करती हैं बेसिन का निर्माण, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। ये हमारी मेन नदी है गंगा। कौन सी नदी है? गंगा नदी है। इधर ये यमुना मिली हुई है, ये इधर चंबल मिली हुई है। ये नदियाँ मिलकर, और भी इसमें ये कोसी है, गंडक है, ये सारी नदियाँ मिलकर इसमें जो ये क्षेत्र बनाती है, इसे हम कहते हैं गंगा का बेसिन। ठीक है, अब यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र नदी है, और ब्रह्मपुत्र नदी इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में, असम में होती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती हुई भारत में जाती हुई सीधा बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये जो पूरा प्रदेश है, जो समतल मैदान है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बिछाई गई मिट्टी का जो मैदान है, इस पूरे को हम कहते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन। ठीक है, तो इसमें ये छोटी छोटी नदियाँ भी जुड़ जाती हैं, जितनी भी नदियाँ हैं जहाँ पर इससे पानी का उपयोग होता है या फिर इस नदी तंत्र में जो आते हैं, उस पूरे को हम कहते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन। ठीक है, तो अब टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, देखते हैं और आगे। बेसिन, यह बेसिन उपोष्ण 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांशों के मध्य स्थित है। तो इस देखते हैं कि कहाँ पर है। इसको एक बार थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं, ग्लोब में करके। ठीक है, जैसे ये हमारा ग्लोब है, ये हमने बताया 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। कौन सी है? भूमध्य रेखा है। यहाँ हमने बताया था 23.5 डिग्री कर्क रेखा है। ठीक है, यहाँ हमने बताया था 66.5 डिग्री है। यहाँ पर हमने बताया था 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, यहाँ पर हमने बताया था 23.5 डिग्री मकर है। यहाँ पर बताया था हमने 66.5 डिग्री, यहाँ पर बताया था दक्षिण ध्रुव है जो कि 90 डिग्री पे है। इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, इसको बोलते हैं दक्षिण ध्रुव। ठीक है, अब हमने बताया था कि ये इलाका है, ये जो 0 डिग्री से लेकर 23 डिग्री तक दोनों साइड, इसे हमने कहा था ये इलाका उष्ण इलाका है। कैसा है? उष्ण कटिबंधीय इलाके में आता है। ठीक है, उष्ण का मतलब होता है गर्म। ठीक है, अब इसके बाद में हमने ये इलाके के बारे में बताया था कि 23.5 डिग्री से लेके 66.5 डिग्री तक, 23.5 से 66.5 दोनों साइड, 23.5 से दोनों साइड बताया था। इसको हमने बताया था शीतोष्ण। क्या बताया था? क्योंकि यहाँ पर थोड़ी ठंड होती है। समझ में आ गया? आगे देखते हैं, आगे देखो, फटाफट देखते हैं। अब देखो इधर दोबारा थोड़ा सा और डिटेल में ले लेते हैं भारत के बारे में। अब ये बता दिया हमने 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा, इधर 66.5। ठीक है, तो इसको हम उत्तरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो आधा है, ये आधा तो है उत्तर दिशा में, आधा है दक्षिण दिशा में। ये गोला है पूरा पृथ्वी, इसको हम बोलते हैं आधे को, ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध, नीचे को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब हम भारत के बारे में देख लेते हैं कि भारत किस तरीके से। ये देखो इस तरीके का ग्लोब में देखोगे तो भारत हमें दिखेगा। अब देखो कि किस तरीके से यहाँ पर 0 डिग्री है, यहाँ पर ये 10 है, यहाँ पर ये 30 है, ये दोनों अक्षांशों के बीच में। तो भारत कितने अक्षांशों के बीच में? 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के, क्योंकि ये उत्तर दिशा में है तो इसको उत्तरी अक्षांश। अगर यहाँ पर कोई देश होता तो हम इसे बोलते थे दक्षिणी। क्यों बोलते थे? दक्षिणी। और इधर का कोई देश है इसके ऊपर, भूमध्य रेखा के ऊपर का, उसे हम बोलते हैं उत्तरी। तो यहाँ से 10 डिग्री अक्षांश से लेकर 30 डिग्री अक्षांश के मध्य में
भारत स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियाँ है। घाघरा है, सोन है, चंबल है, गंडक है, कोसी, ये सब गंगा की सहायक नदियाँ है। एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इसमें अपवाहित होती है। अपवाहित का मतलब होता है बहना। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों को नाम ढूंढो। ठीक है, एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम देख लेते हैं हम, कौन कौन सा है। तो पहले वैसे ही देख लेते हैं, 4-5 नदियों के नाम बताऊँगा मैं तुम, और वो नदी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले है सांगपो। कौन सी है? सॉरी, सांगपो नहीं, ये तो सांगपो तो खुद इसी ब्रह्मपुत्र का ही नाम है। आगे देखो, सबसे पहले देखते हैं सुबर्णगिरी। सुबर्णगिरी ये मेन इसकी सहायक नदियाँ है। उसके बाद में देखते हैं कामेंग। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मानस। उसके बाद देखते हैं संकोश। तो ये 4 नदियाँ बता रहा हूँ मैं तुम्हें, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ है। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, सीधा सा क्वेश्चन बना देगा कि सुवर्णबेरी किसकी सहायक नदियाँ है। तो आपको सीधा बताना है कि ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ है, या मानस किसकी सहायक नदी है, तो ये बता देगा। या फिर आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा कि कौन सी नदी, जो हाई लेवल पर जाओगे तो कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, तो इनमें से किसी एक को नाम को हटा देगा, उसकी जगह वो दूसरा नाम डाल देगा। तो तुम्हें तैयार रहना है इसके बारे में। ठीक है, आगे देखो। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदरवन। जो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में, पर्वत में है, एवं हिमालय के गिरिपाद। गिरिपाद होता है, गिरी का मतलब होता है पहाड़, पाद का मतलब पैर, तो पहाड़ का नीचे तलहटी का हिस्सा, उसके बारे में बता रहे हैं ये। तथा सुंदरवन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषता है। जो इस बेसिन की विशेषता है वो गिरिपाद में जो भी चीज़ है, और सुंदरबन डेल्टा है, इसकी मुख्य विशेषता है। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती है। अब देखो चाप झील क्या होती है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर देख लो, तो फिर देख लो इसमें चाप झील क्या होती है। देखो इस तरीके से कोई नदी आ रही है। ठीक है, ये आ रही है नदी, एक मिनट, देखो ये आ रही है नदी, इस तरीके से नदी है। अब ये पानी का बहाव चल रहा है, जैसे इसका बहाव आया तो यहाँ की मिट्टी कटेगी। कहाँ की मिट्टी कटेगी? देखो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। यहाँ की मिट्टी कटी, ये मिट्टी कटी, और ये कट के इधर आई आगे, तो आगे आके ये यहाँ पर जम गई, और यहाँ पर जमने के बाद धीरे 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 ऐसे ये मिट्टी जम गई। अब ये नदी ने रास्ता अपना ऐसे बदल लिया। ठीक है, नदी ने रास्ता ऐसे बदल लिया। अब ये नदी इस तरीके से बह रही है। अब यहाँ पर ये इस तरीके का ब्लॉक हो गया। अब जो ये हिस्सा है, ये हिस्सा इस तरीके का बच गया, जैसे इस तरीके का बच गया, और इस तरीके की ये झील बन गई। इसे कहते हैं हम चाप झील। क्या कहते हैं? चाप झील। समझ में आ गया होगा, इस तरीके की झील को चाप झील। इसको गोखुर झील भी बोलते हैं। गोखुर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये गाय के पैर की तरह है। क्या बोलते हैं? गोखुर। सिंपल सा आएगा कि गोखुर झील किसे कहते हैं, या चाप झील कैसे कहते हैं, चाप झील किसे कहते हैं, तो इसे ही गोखुर या चाप झील कहते हैं। ठीक है, आगे देखो। भारत के मानचित्र में देखिए, उन राज्यों का नाम बताइए जहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है। बिल्कुल बता देंगे, अभी नाम बताते हैं कौन कौन सी नदी कहाँ पर है। देखो ये है, सबसे पहले है उत्तराखंड है, उसके बाद है हरियाणा है। ठीक है, उसके बाद में ही राजस्थान है, ये मध्य प्रदेश है, ये यूपी है। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर ये बिहार है, ये बंगाल है, ये असम है, ये अरुणाचल प्रदेश है। तो इन प्रदेशों में गंगा तथा ब्रह्मपुत्र बेसिन हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। थोड़ा सा ये रह गया था कि इसका मौसम कैसा होता है। यहाँ पर मानसून जून में स्टार्ट होता है और सितंबर के बीच बारिश होती है। तो मानसून या बारिश कब से होती है? जून से लेकर सितंबर तक। यहाँ की जलवायु वो मानसूनी जलवायु है। कैसी जलवायु है? मानसूनी। मानसूनी जलवायु उसे कहते हैं जो पूर्णतः मानसून पर निर्भर रहे। ठीक है, ग्रीष्म में बहुत गर्मी पड़ती है और ठंडी में काफ़ी ठंड पड़ती है। ठीक है, देखो आगे। बेसिन। बेसिन इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति मिलती हैं, बहुत सी स्थलाकृति करती है, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हम ब्रह्मपुत्र नदी के विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों को जाना जाता है। इस नदी के अन्य नामों का पता लगाइए। तो ये क्वेश्चन है, कभी कभी बहुत बार आ जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी के और नाम क्या क्या हैं, तो इनके बारे में हम देख लेते हैं। तो इसको कौन कौन सी जगह पर क्या क्या कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं असम में। तो असम में ब्रह्मपुत्र को कहते हैं ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो असम में इस नदी को क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र। फिर बाद में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं इसे देहांग।
क्या बोलते हैं? देहांग। देहांग, ठीक है। तो पहला नाम असम में हो गया, असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसे देहांग कहते हैं। अब इसे बांग्लादेश में क्या कहते हैं? बांग्लादेश में कहते हैं इसे जमुना। क्या कहते हैं? जमुना, ठीक है। और उसके बाद में इसको देख लेते हैं कि तिब्बत में क्या बोलते हैं? तिब्बत में बोलते हैं सांगपो, सांगपो या फिर सांपो, सांपो, सांगपो या सांपो, तो इसे तिब्बत में कहते हैं। अब इसके नाम हो गए, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि देहांग किस नदी को बोलते हैं, या फिर अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र का नाम क्या है, ठीक है। तो असम में ब्रह्मपुत्र, अरुणाचल में देहांग, बांग्लादेश में जमुना और तिब्बत में सांगपो या सांपो, ठीक है। आगे देख लेते हैं। बेसिन क्षेत्र की विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है, बिल्कुल है, बहुत सी तरीके की बेसिन क्षेत्र में स्थलाकृति हो रही है। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र में बसने के लिए प्रतिकूल है, अतः यहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। देखो सिंपल सी बात है, जहाँ पर पहाड़ी होते हैं वहाँ पर लोग कम बसेंगे, और जहाँ पर मैदान होगा वहाँ पर लोग ज़्यादा बसेंगे। तो यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर लोग कम रहते हैं, जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा रहती है, क्योंकि जनसंख्या प्रवास के लिए उपयुक्त है। यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है, जनसंख्या घनत्व अधिक है, मतलब रहने वाले लोगों की डेंसिटी ज़्यादा है। अब देखो घनत्व क्या होता है, 1 किलोमीटर का कोई इलाका है, 1 किलोमीटर का ये इलाका है, इसमें रहने वाले लोगों की संख्या को हम कहते हैं जनसंख्या घनत्व। कि पूरा 1 किलोमीटर का चारों तरफ से हमने एक इलाका लिया, उसमें देखते हैं कितने लोग रहते हैं, उनकी संख्या को कहते हैं जनसंख्या घनत्व। तो कोई थोड़ी सी जगह देख लेते, उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व ये 189, ठीक है, और पश्चिम बंगाल का है 1029 या 29, बिहार का है 1102। क्यों है? क्योंकि ये बिहार है और बंगाल है, ये मैदानी क्षेत्र है, जबकि उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र है। अभी बताया था ना कि जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर कम लोग रहते हैं, और जो मैदानी क्षेत्र होता है वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, ठीक है। आगे देखो, यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। जहाँ पर समतल भूमि है वहाँ पे लोग कृषि करते हैं। धान यहाँ की मुख्य फसल है, तो मुख्य फसल कौन सी है? धान। धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, इसलिए यहाँ पर पर्याप्त जल है, इसलिए इसी क्षेत्र में धान उगाया जाता है, और अधिक वर्षा होती है। जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ पर धान उगाया जाता है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा हैं। गन्ना, जूट जैसी नकदी फसलें। नकदी फसलें उस फसल को बोलते हैं जिस फसल से हम पैसे अर्जित कर सकें, डायरेक्ट उसको बेच के हम पैसे, हालांकि हम अनाज से भी कर सकते हैं, लेकिन जो बिजनेस पर्पज से काम आती है उसे हम नकदी फसलें कहते हैं, ठीक है। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल, असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार, असम में कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क उत्पादन किया जाता है। सिल्क का मतलब रेशम के कीड़े, तो रेशम के कीड़े कुछ भागों में किया जाता है। कौन से भागों में? बिहार और असम के भागों में। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाएं से फसल बोई जाती है। जो मंद ढाल होती है, मतलब जिसकी ढाल, जैसे ये ढाल है, इसकी किसी पहाड़ की ढाल होती है, तो ये पहाड़ की ढाल है, तो वो पहाड़ की ढाल, मंद का मतलब है धीरे, कम ढाल वाले, या ज़्यादा एकदम से ढाल ना हो, तो उस पर वेदिका किस तरीके से, इस तरीके से हमने मेड़ बना दी, इस तरीके से मेड़ बना दी, ठीक है, जैसे सीढ़ियों की तरह क्या बना दी, मेड़ बना दी। अब हम इनमें फसल बो सकते हैं, क्योंकि जब पानी का बहाव आता है तो वो पानी का बहाव इन मेड़ों से रुक जाता है, और इसको बोलते हैं वेदिकाएं, ठीक है। आगे देखो, विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में सागवान का पेड़ होता है। साकू से बोलते हैं हम, साल को ही साकू बोलते हैं। पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, जिनके पत्ते गिर जाते हैं उसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानों क्षेत्रों में घने बांस के झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन से घिरा होता है। मैंग्रोव वन किसे कहते हैं ये देख लेते हैं कि ये कोई समुद्री क्षेत्र है, ये कोई भारत का नक्शा है, तटीय क्षेत्र है। यहाँ पर समुद्र है, बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर अरब सागर है, ठीक है। यहाँ पर हमारी गंगा नदी आई, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी आई, ये दोनों नदी आके यहाँ पर इस तरीके का बहुत सी श्रृंखलाओं में बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो जो ये क्षेत्र होता है ये दलदल की तरह हो जाता है। कैसे हो जाता है? दलदल की तरह। तो इस क्षेत्र को हम कहते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं?
डेल्टा। ठीक है, अब इस क्षेत्र में जो समुद्र की ज्वार भाटा आते हैं, समुद्र का जो ज्वार आएगा, जो पानी का अच्छा बहाव आएगा, तो ये पानी का बहाव आगे तक चला जाएगा। आगे तक जाकर जिन पानी के बहाव से या जिस पानी से जो पेड़ पौधे उगते हैं, उन्हें उन पेड़ पौधों को हम कहते हैं मैंग्रोव वन। क्या कहते हैं? मैंग्रोव वन। ठीक है, आगे देखो। मैंग्रोव वन से घिरा हुआ है उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। जो उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ पर जहाँ पर तीव्र ढाल है, जहाँ पर ज़्यादा ढलान है, वहाँ पर कुछ पेड़ उगते हैं, वो शंकुधारी पेड़ होते हैं। शंकुधारी मतलब इस तरीके के पेड़ होते हैं, जैसे ऐसे जिन पे बर्फ़ वगैरह गिरे या फिर कोई और ऐसी वो चीज़ें हों, तो वो आसानी से उसको झेलें और बर्फ़ गिर के एकदम से ऐसे निकल जाती है। इनकी आकृति बिल्कुल शंकु जैसी होती है। ठीक है, तो कौन कौन से पेड़ है? चीड़ है, देवदार है एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। यहाँ पर असम में चाय का बागान दिख रहा है, यहाँ पर धान की खेती दिख रही है। ठीक है, उससे पहले हम थोड़ा सा एक और देख लेते। दो नदियों के बारे में बताया था मैंने। किस नदियों के बारे में बताया था? नाम के बारे में चर्चा हो रही थी, लेकिन एक चीज़ थी जो शायद तुम्हें बतानी चाहिए। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये गंगा नदी आ रही है, इसको बोलते हैं गंगा नदी। ठीक है, यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है। कौन सी आ रही है? बाद में ये मिल जाती है। ठीक है, बाद में मिल जाती है, तो हमने इसको कहते हैं गंगा नदी, इसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी। अब इसी को बांग्लादेश में जब ये बह रही है, तो हम इसको ब्रह्मपुत्र को ही जमुना कहते हैं। क्या बोलते हैं? जमुना। जब ये दोनों गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल जाती है, जब बाद में एक होकर धारा बहती है, इसे कहते हैं मेघना। क्या बोलते हैं? मेघना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तुम्हें देखना है। दोबारा सुन लो एक बार। गंगा नदी आ रही है इधर से ब्रह्मपुत्र आती है। ब्रह्मपुत्र को हम बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। जब गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों मिल जाती है, जब इनकी नई धारा विकसित होती है, उस नई धारा को हम मेघना कहते हैं। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, पूछा भी जाता है कि मेघना किस नदी को कहते हैं? ब्रह्मपुत्र को कहते हैं, गंगा को कहते हैं। ठीक है, आगे देखो। बेसिन में विविध प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। बहुत से जब वन्यजीव पाए जाते हैं, क्या क्या मिलते हैं? हाथी है, बाघ है, हिरण है, बंदर है, ये सामान्य रूप से पाए जाते हैं। एक सींग वाला गैंडा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदान में पाया जाता है। तो सीधा क्वेश्चन आएगा, तो ये कौन सी जगह पाया जाता है? काजीरंगा अभ्यारण्य में। काजीरंगा में, जो कि कहाँ पर है? असम में। कहाँ पर है? असम में। तो काजीरंगा अभ्यारण्य में मिलता है ये, असम में। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन आएगा, एक सींग वाला गैंडा कहाँ पे मिलता है? तो काजीरंगा अभ्यारण्य, असम। ठीक है, डेल्टा में बंगाल टाइगर मिलता है, मगरमच्छ मिलता है, घड़ियाल पाए जाते हैं। नदी को साफ जल, जो नदी के साफ जल में झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। जो साफ जल होते हैं, वहाँ पर बहुत से जलीय जीव मिलते हैं। क्या क्या मिलते हैं? रोहू, कतला एवं हिल्सा, ये मछलियों के नाम है। रोहू, कतला, हिल्सा मछलियाँ की लोकप्रिय प्रजाति है। मछली एवं चावल इस क्षेत्र का रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। तो मुख्य आहार क्या है? मछली और चावल। ठीक है, आगे देखो। वेदिकाओं के बारे में मैंने बता ही दिया था कि इस तरीके से आप मेड कर सकते हो। जैसे ये मेड दिख रही है ना, ऐसे कम ढाल वाले क्षेत्रों में, जिससे पानी रुक जाता है और इस पर खेती की जा सकती है। मगरमच्छ के बारे का चित्र ये देख लो, एक सींग वाला गैंडा ये देख लो, क्योंकि जो यहाँ पर इसके होता है, ऊपर एक सींग होता है, इस तरीके का सींग होता है एक, इसलिए इसको एक सींग वाला गैंडा कहते हैं। ठीक है, अब इसके पहले एक, क्या आप जानते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र नदी एलवण जल, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के एलवण, एलवण का मतलब होता है साफ पानी, जिसमें लवण विकसित ना हो, लवण मिले हुए ना हो। ठीक है, समंदर का पानी होता है उसे लवणीय होता है, उसमें लवण मिले हुए होते हैं, इसमें लवण नहीं है, मतलब ये साफ पानी है। एक प्रकार की यहाँ पर एक डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे सुसु कहते हैं या फिर अंधी डॉल्फिन कहते हैं। ये साफ पानी में रहती है, तो ये जहाँ पर रहती है, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी कितना साफ़ है। अगर जैसे ही गंदा पानी होने लगेगा, तो ये मछली वहाँ पर नहीं रहेगी, या फिर चली जाएगी, या फिर मर जाएगी, जो भी है। तो जहाँ पर ये मछली दिख जाती है, तो समझ लो कि साफ़ पानी कितना है। ठीक है, आगे देखो। एक झील है, झील के बारे में हम एक केस स्टडी करेंगे, या फिर उसका एक अध्ययन करेंगे कि हमने झील को किस तरीके से देखा। देखो, विनोद एक मछुआरा है जो बिहार के मतवाली मोन गांव में रहता है। आज वह एक प्रसन्न व्यक्ति है। मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को उसको पालने के लिए उसने साथी मछुआरे रविंद्र किशोर, राजीव तथा अन्य के साथ में मौन या चाप झील को साफ किया।
जो एक मौन या चाप झील होती है, चाप झील के बारे में मैंने बता दिया था, गोकुर झील, तो उसको साफ किया था। झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार मछलियों का भोजन बनते हैं। जो उस झील में उगने वाले पेड़ पौधे होते हैं या खरपतवार होते हैं वो मछलियों का भोजन बनते हैं, मछलियाँ उनको खाती है। झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है, वह इस जमीन पर धान व मक्का एवं दलहन जैसी फसलें बोता है। खेत की जुताई के लिए भैंसे का उपयोग करता था। कुछ लोग बैलों का उपयोग करते हैं, बैलों को खेत से जोतते हैं, लेकिन यहाँ पर ये भैंस से जोता है। वहाँ के लोग बहुत संतुष्ट है, वहाँ के लोग हैं वो संतुष्ट है, मतलब सेटिस्फेक्शन है अपनी लाइफ से, ठीक है। नदी में पकड़ने एवं खाने एवं बेचने के लिए काफ़ी मछलियाँ है, जिन्हें पकड़ के वे पास के शहरों में भी बेचते हैं। ये समुदाय प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रहता है। जब तक पास के शहरों में प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुंचा, तब तक मत्स्य पालन का कोई खतरा नहीं है। जब तक ये झील है कटी हुई है, जब तक कि पास के शहरों का जो प्रदूषण है, गंदा पानी है, यहाँ पर नहीं पहुंचता, तब तक यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देख रहे होंगे एक प्रदूषित झील है, इसका चित्र दिखा रखा है, यहाँ से गंदा पानी आ रहा है और बिल्कुल सारी चीज़ें हो रही हैं। आगे देखो, सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज। सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को भारत श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। अब सिंपल सा क्वेश्चन याद करना है आपको, स्वच्छ भारत की शुरुआत किसने की थी? नरेंद्र मोदी ने। कब की थी? 2 अक्टूबर 2014 को, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की थी। श्री नरेंद्र मोदी हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने, ठीक है। आगे देखो, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर हैं और कई कस्बे हैं। तो बड़े शहर कौन कौन से हैं? देखो, इलाहाबाद है, कानपुर है, वाराणसी है, लखनऊ है, पटना है, कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर हैं, ठीक है। ये सारे गंगा के तट पर हैं। कहाँ पर है? गंगा के तट पर है। शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में जाता है। जब शहर है तो शहर का जितना भी सीवरेज है या फिर जितनी भी फैक्ट्रियाँ है, उनसे निकलने वाला केमिकल या गंदा पानी है, वो सब नदी में ही जाता है, जिससे नदी प्रदूषित हो रही है, बिल्कुल हो रही है। बेसिन में यातायात की सुविकसित तंत्र उपस्थित है। जो ये गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन है, पूरा क्षेत्र, इसमें यातायात की सुविधाएं हैं, बिल्कुल चारों प्रकार का यातायात है। चारों प्रकार कौन कौन से होते हैं? आप देखो, मैदानी क्षेत्रों में सड़क मार्ग भी है, रेल मार्ग भी है, तथा नदीय तटीय क्षेत्रों में जल मार्ग भी है और वायु मार्ग भी है। तो सड़क मार्ग भी है, रेल मार्ग भी है, जल मार्ग भी है और वायु मार्ग भी है। ये चारों ही विकसित है इस क्षेत्र में। गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन में चारों ही परिवहन के साधन विकसित है। अब देखो, इसमें कुछ बड़े एयरपोर्टों के नाम भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी एयरपोर्ट है यहाँ पर। कोलकाता हुगली नदी के तट पर महत्वपूर्ण पत्तन का मतलब होता है एयरपोर्ट, तो जो एक महत्वपूर्ण पत्तन है। इसके अलावा इलाहाबाद है, लखनऊ है, वाराणसी है, पटना है, ये भी प्रमुख एयरपोर्ट हैं, ठीक है। आगे देखो, पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। पर्यटन से भी इस बेसिन में बहुत से पैसे कमाए जाते हैं, या फिर पर्यटन का भी बहुत से यहाँ पर स्कोप है। देखो क्या क्या है। आगरा में ये यमुना नदी के किनारे ताजमहल है। आगरा में यमुना नदी के किनारे क्या है? ताजमहल है। इलाहाबाद में गंगा यमुना का संगम है, ठीक है। उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप हैं। लखनऊ में इमामबाड़ा है। असम में काजीरंगा मानस वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है। तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल है। तो ये हमारा चैप्टर था, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया है। उससे पहले एक थोड़ी सी चीज़ और रह गई, उसके बारे में देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे एक कार्यक्रम है, जो कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ही है, या फिर गंगा नदी को साफ करने के लिए जो किया गया काम है, उसको कहते हैं नमामि गंगे कार्यक्रम है। क्या है? नमामि गंगे कार्यक्रम। इसके लिए बता देता हूँ, 2019-20 में सरकार ने 20,000 करोड़ का पैकेज दिया था। इतने रुपए सरकार ने लगाने के लिए बोला था कि इतने लगाकर हम बिल्कुल गंगा को साफ करेंगे, नमामि गंगे। लेकिन क्या गंगा साफ हो पाई? इसका तो खैर पता ही नहीं। हाँ, कोरोना से ज़रूर साफ़ हो गई है। जैसे ही कोरोना हुआ, जितनी भी फैक्ट्रियाँ हुई, सब बिल्कुल बंद हो गई है, सील हो गई है, लॉकडाउन हो गया है, तो गंगा बिल्कुल अब साफ़ दिख रही है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर था। उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। नीचे हम प्रश्न उत्तर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आपको फ़ोटो लेनी है, इनकी फ़ोटो लेने के बाद में आपको बताना है कि क्या चीज़ है। लेकिन ये तभी
बता पाओगे आप दोनों चैप्टरों को या दोनों पार्टों को क्लियर कर पाओगे, दोनों पार्टों की वीडियो देखोगे। एक चीज़ और दोस्तों, अगर आप वीडियो देखते हो पूरा देखा करो। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि मैं बिल्कुल डिटेल में बताऊँ, छोटी छोटी चीज़ों को बताऊँ। जब मैं इतना डिटेल में 7वीं क्लास में बता सकता हूँ तो उसके बाद 8वीं है, 9वीं है, 10वीं है, 11वीं है, 12वीं, तो इनमें मैं बताऊँगा तो आपको हर चीज़ को इतना क्लियर ही बताऊँगा कि आपका बिल्कुल भी एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन रह नहीं पाएगा। इतनी ज़्यादा टेंशन मत लो, 7वीं क्लास है, 7वीं क्लास का जो बेसिक लेवल है हम उससे बहुत ज़्यादा एडवांस चल रहे हैं। ठीक है, तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और साथ में मेरा हौसला भी बढ़ाइए। आपको बिल्कुल भी कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, बिल्कुल सब कुछ चीज़ क्लियर हो जाएंगी। धन्यवाद।